मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने अखबारों में पढ़ा होगा और ये बहुत बड़ी खुशखबरी जैसी ही खबर है। खुशखबरी वाली खबर ये है कि ट्रंप महोदय ने, अमेरिका के राष्ट्रपति और इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जो गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20 सूत्रीय प्रोग्राम पेश किया था, उस पर सहमति बन गई है। क्या सच में ये बहुत खुशी की बात नहीं है? ये बहुत खुशी की बात है। और सच पूछिए तो इससे भी बड़ी बात यह है कि अब केवल गाजा और इज़राइल में ही शांति की स्थापना नहीं होगी, बल्कि पश्चिम एशिया में, पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना की संभावना बनी है। और शायद इस शांति की किरणें पूरी दुनिया में इस तरीके से फैलें कि दूसरे स्थानों पर भी इस तरह की पहल शुरू हो जाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं जितना भी इसे समझ पाया हूं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये आसान काम नहीं था। लेकिन जिस तरीके से बर्बादी हो चुकी है, तो ये भी लगता था कि अब बर्बाद करने को रह क्या गया है। एकमात्र चारा है कि इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। तो दोस्तों, इसे फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है। मैं फिलहाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि इस पर कितने सही तरीके से अमल किया जा सकेगा, अब ये थोड़े से संदेह के घेरे में है। लेकिन फिर भी एक कदम तो बढ़ाया गया इस ओर, और ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही इसकी खबर आई कि शांति प्रस्ताव पर सहमति बन गई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ट्रंप साहब से फ़ोन पर बात की और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी वैश्विक घटना है, इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखिए, प्री के लिए क्या खबरें हैं? प्री के लिए बहुत सामान्य सी खबर हैं। प्री के लिए खबर यह है कि ये जो समझौते की बातचीत चल रही थी, जहां बातचीत हुई है, वो मिस्र में हुई है। इज़राइल में नहीं, अमेरिका में नहीं, गाजा में नहीं, मिस्र में हुई। आपके दिमाग में ये तथ्य रहना चाहिए। मिस्र का एक स्थान है शर्म अल शेख, ठीक है। यहाँ कुछ देशों के प्रतिनिधि मिले। हमास को तो होना ही था। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गाजा है, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उसके प्रतिनिधि नहीं है, हमास के प्रतिनिधि हैं। आतंकवादी जो संगठन है, हमास के प्रतिनिधि मिले। इज़राइल के थे, मिस्र के तो होंगे ही क्योंकि मिस्र में ये बात हो रही थी, और अमेरिका। इन लोगों के बीच आपस में बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद फिर इसमें सफलता मिल गई। स्थान का नाम याद रखिएगा, मिस्र का शर्म अल शेख। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है वो डेफिनेटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय को इज़राइल पर इसके लिए दबाव डालना पड़ा हो, क्योंकि इज़राइल को जो सबसे बड़ा समर्थन मिल रहा था वह अमेरिका से ही मिल रहा था। अदरवाइज आप देखिए कि यूरोप के बहुत से देशों ने अपने को लगभग लगभग विड्रा कर लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने तो स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता तक दे दी थी यूएनओ में। न्यूयॉर्क प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत का। तो शायद नेतन्याहू जी को ये लगने लगा था कि नहीं, अब विश्व धीरे धीरे उनके खिलाफ होता चला जा रहा है। तो अमेरिका के दबाव ने काम किया और उन्होंने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, अभी यह शांति प्रस्ताव का पहला चरण है, आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। पहले चरण के लिए काम शुरू कर दिया गया है। उसमें कहा यह गया है कि जैसे ही युद्ध विराम लागू होगा, सीज फायर लागू होगा, वैसे ही जो इज़राइल की सेना है जो गाजा में घुस गई है, पीछे हटना शुरू कर देगी।
और 72 घंटे के भीतर यानी कि 3 दिनों के अंदर बंधकों की रिहाई की शुरुआत हो जाएगी। आपको मालूम है कि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के यहाँ के नागरिकों को बंधक बना रखा है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो तो 2 साल पहले जब हमास ने 7 अक्टूबर, इस डेट को आप याद रख सकते हैं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था। उसने फिर कुछ लोगों को बंधक बना लिया था, इजराइल नागरिकों को, और उस अचानक हमले में 1200 लोग मारे गए थे। तो कुछ बंधक अभी भी उसके पास है, उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो ये बंधकों की रिहाई करेगा और बदले में बाकायदे जो इजराइल ने भी गाजा के या कह लीजिए फिलिस्तीनी के नागरिकों को बंधक बना रखा है, वह भी छोड़ना शुरू करेगा। बंधकों की रिहाई और गाजा में जो इजराइल के सैनिकों की उपस्थिति है, ये पहले चरण के 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बस आपको विस्तार में और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये रिहाई करेंगे तो बाकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन और अमेरिका उस सूची को वेरीफाई करेंगे कि सही तरीके से छोड़े जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद लगभग 1-1.5 महीने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसमें जो शेष बंधक रह जाएंगे उनकी रिहाई हो जाएगी। एक दूसरे के यहाँ हो सकता है कि बंधकों की मृत्यु हो गई हो, उनके शव लौटा दिए जाएंगे और फिर पूरी सैन्य वापसी हो चुकी होगी, यानी कि जो वहाँ इजराइल की सेना रह रही है वो पूरी तरह से वापस हो जाएगी और इसके बाद गाजा के पुनर्निर्माण की शुरुआत होगी। दोस्तों, अभी तक की यह स्थिति है, लेकिन लेट अस सी कि देखते हैं होता क्या है, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी जो बहुत ही राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो आशंका में हैं। इस बात को लेकर के आशंका में है क्योंकि एक तो हमास है, आतंकवादी संगठन है, तो लोगों को नहीं लगता कि इतनी आसानी से हथियार डाल देगा, नहीं लगता है। अभी शायद उस पर दबाव है, मिस्र का भी दबाव है, सऊदी अरब का भी दबाव है, यहाँ तक कि कतर तक का दबाव है, यानी कि जो इस्लामिक देश हैं वे भी बाकायदे हमास पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि इसने पूरे पश्चिम एशिया के नाक में दम कर रखा है। तो हो सकता है कि अभी इसकी वजह से उसने इसे स्वीकार कर लिया हो। दूसरा एक बहुत बड़ा जो रोड़ा है वो ये है कि इसमें फ़िलिस्तीनी के स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है। एक मोटे तौर पर कह लीजिए कि एक कमेटी बनेगी, उसका जो हेड है अमेरिका होगा, यानी कि स्वतंत्रता उनकी ख़त्म हो जाएगी। अब पता नहीं फ़िलिस्तीनी से कितना स्वीकार कर पाएंगे, हमासी से कितना स्वीकार कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें अभी थोड़ी सी आशंकाओं के घेरे में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम शांति की शुरुआत तो हुई और इससे लग रहा है कि जो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के देश हैं उन्हें भी लगने लगा है कि बस अब बहुत हो गया है, 2 साल बहुत बर्बादी हो चुकी है, अब शांति स्थापित होनी चाहिए। और डेफिनेटली हमास पर भी कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव तो पड़ेगा ही कि कैसे उसे प्रतिबंधित करके रखा जाए। दोस्तों, ये जो 2 साल तक की जो तबाही हुई है इसमें लगभग गाजा के 67,000 लोग मारे गए हैं, लगभग 2.25 लाख लोग घायल हुए हैं और गाजा तो आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से बर्बाद ही हो गया है। 80% वहाँ की इमारतें खत्म हो गई हैं, 90% स्कूल खत्म हो गए हैं, 99% से ज़्यादा कृषि की ज़मीन तबाह हो चुकी है। तो अब ये बताइए कि बचा क्या? वहाँ इतना मलबा इकट्ठा हो गया है कि उस मलबे को हटाने में लगभग 10 साल लग सकते हैं। लगभग 5 करोड़ टन मलबा पड़ा हुआ है। तो जो गाजा का पुनर्निर्माण का काम है वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत करने से ही मामला आगे बढ़ सकता है और एक अच्छी खबर है कि शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ गाजा को ही हुआ है, इजराइल की भी बहुत इससे बर्बादी हुई और ख़ासकर उसकी अर्थव्यवस्था को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और होना भी था। यहाँ तक कि ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि इजराइल के लगभग 900 से 1000 सैनिक मारे गए हैं। तो कम से कम एक किरण दिखाई दी है विश्व शांति की दिशा में बढ़ते हुए इन 2 देशों के कदम। चूँकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप इसे इम्पोर्टेंट मान करके चलें। मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि हो सकता है कि इस समझौते का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट
रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी पड़े। उन्हें शायद लगे कि भाई जब 2 साल पुरानी घटना के बीच में इस तरह के समझौते हो सकते हैं तो हमारी तो और भी पुरानी घटना है, तो हमारे बीच भी इस तरह की संभावना बन सकती है। क्योंकि जिस तरह से विद्रोह संक्रामक होते हैं उसी तरह से कहीं ना कहीं शांति भी संक्रामक होती है। तो हो सकता है कि इस शांति के कुछ वायरस, मतलब पॉजिटिव वायरस, उन दोनों के पास पहुँचें और वे भी इस दिशा में सोचना शुरू करें। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।